हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमने चैप्टर पढ़ा था सौर मंडल में पृथ्वी उसी के प्रश्न और उत्तरों को हम देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, ग्रह और तारे में अंतर। तो मैंने ग्रह और तारे दोनों क्या थे? दोनों ही खगोलीय पिंड। पहले हम समानता देखते, ग्रह तारे दोनों ही खगोलीय पिंड है। उनमें अंतर क्या था? एक तो उष्मा और प्रकाश तारे में था, ग्रह में नहीं था। दूसरा अंतर क्या था कि तारों का आकार बड़ा था, ग्रहों का आकार अपेक्षाकृत छोटा था। ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि जो तारे अधिक प्रकाशवान थे, ग्रह में चमक कम है। ऊपर से जो तारे हैं उनके ग्रह चक्कर लगाते हैं चारों। ठीक है। तो अंतर लिखने के लिए आपको मैं पहले बताता हूँ। जैसे यहाँ तारे लिख लिए और इस साइड लिख लेंगे ग्रह, बीच में खींच देते हैं लाइन। ठीक है। तो तारे के बारे में पहला क्या है? बड़े आकार के। क्या है? खगोलीय पिंड, सेलेस्टियल बॉडी। ग्रह क्या है? ये छोटे हैं, इतने छोटे नहीं है, लेकिन अपेक्षाकृत छोटे हैं। किसकी तुलना में? तारों की तुलना में। तो अपेक्षाकृत जरूर लिखेंगे। खगोलीय पिंड। ठीक है। उसके बाद देखिए तारे किसके बने हुए हैं? तारे गैसों के बने हुए हैं। अब ग्रह किसके बने हुए? देखिए, ग्रह जो आंतरिक ग्रह थे वो चट्टानों के बने हुए थे, और जो बाह्य ग्रह थे वो किसके बने हुए थे? तरल के और गैस के। ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम ये गर्म, यह सामान्यतः ठंडे, ये कैसे थे? इनमें अपनी उष्मा व प्रकाश था। ये कैसे थे? ये तारों के प्रकाश से प्रकाशमान थे। ठीक है, तारों के प्रकाश से प्रकाशित। अब देखिए, इनमें अपनी उष्मा व प्रकाश है, वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित है, उनमें अपनी उष्मा व प्रकाश नहीं है। फिर पांचवा है सामान्यतः स्थिर। ग्रह कैसे थे? ग्रह तारों के चक्कर लगाते हैं, जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है।
उसके बाद हम इसमें लिखते हैं जैसे सूर्य, ग्रह में लिख सकते हैं जैसे पृथ्वी, ठीक है। तो और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत है। दूसरा प्रश्न, सौर मंडल क्या है? तो ठीक है, देखते हैं, आइए देखते हैं सौर मंडल क्या है। हमने पढ़ा था सौर मंडल क्या है। सौर मंडल अर्थात सौर का अर्थ मैंने बताया था सूर्य से संबंधित, तो सूर्य से संबंधित अर्थात सूर्य का जो परिवार है, सौर परिवार है, उसे हम क्या कहते हैं? सौर मंडल। तो आपको इसे किस प्रकार से लिखना होगा? देखिए, सौर मंडल जो सूर्य का परिवार है, क्या है? परिवार है, जिसमें सूर्य मुखिया है, सूर्य क्या है? मुखिया है। सूर्य के अतिरिक्त क्या है? सूर्य के अतिरिक्त 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह, उनके उपग्रह मैंने बताए थे। बुध शुक्र का कोई उपग्रह नहीं था, ठीक है। पृथ्वी का 1 था, मंगल के 2 थे, बृहस्पति के 53 थे। इसी तरह से देखिए, ग्रह, उपग्रह और अन्य खगोलीय पिंड। अन्य खगोलीय पिंडों में कौन थे? अन्य खगोलीय पिंडों में क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड थे, जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं। हमने क्या लिखा? सौरमंडल जो सूर्य का परिवार है, जिसमें सूर्य मुखिया है, सूर्य के अतिरिक्त 8 ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, ये सभी मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखने पर ये अन्य बच्चों से आपका प्रश्न का जो उत्तर है वो भी अच्छा हो गया। ठीक है, इसके बाद हम देखते तो तीसरा प्रश्न है, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार ग्रहों का जो क्रम है वो बताना है। ठीक है, तो सूर्य से दूरी के अनुसार उनके ग्रहों का क्रम बताना है। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? बुध के बाद क्या आएगा? बुध के बाद तो क्या आता है? बृहस्पति आता है, लेकिन बृहस्पति नहीं आएगा। बुध के बाद क्या आएगा? सीधा शुक्र आ जाएगा। बुध के बाद शुक्र आ जाएगा, तो पृथ्वी पर क्या होगा? पृथ्वी पर क्या होगा? मंगल होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, 4 ग्रह हो गए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इसके बाद की ट्रिक क्या थी कि गुरु के होने से शनि का विनाश नेचुरल है। तो गुरु के होने से यानी बृहस्पतिवार, बृहस्पति, शनि का विनाश नेचुरल है। विनाश में से जो विनाश है उसमें से हमने नाश ले लिया, नाश, यूरेनस। नेचुरल है यानी नेपच्यून। ठीक है, तो 3 प्रश्न हो गए। चौथा प्रश्न देखते हैं, आइए।
भाई देखिए चौथा प्रश्न, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहते हैं? तो हमने ये पढ़ा था पृथ्वी के बारे में कि जीवन केवल पृथ्वी पर ही संभव है, इसलिए ये अद्भुत। संभवतः केवल पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन संभव है। तो जीवन की संभाव्यता के लिए जो नियम थे या जो हम कह सकते हैं कंडीशंस थी, वो पृथ्वी पर फॉलो होती हैं। जैसे कि जो ताप का ज्यादा अधिक न होना, ज्यादा कम भी न होना, ठीक है। और इसके अतिरिक्त क्या था? जल की उपलब्धता, उसके अतिरिक्त वायु में ऑक्सीजन जैसे तत्वों की उपलब्धता। जैसे ऑक्सीजन से ही हमारा जीवन संभव हो पाता है। तो पृथ्वी अद्भुत ग्रह क्यों है? जीवन संभवतः पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। इसके अतिरिक्त क्या है? इसके अतिरिक्त देखिए, पृथ्वी न तो अधिक गर्म है, न अधिक ठंडी। पानी व वायु उपलब्ध है और वायु में ऑक्सीजन, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं संभवतः पृथ्वी पर ही जीवन संभव है क्योंकि पृथ्वी न तो अधिक गर्म है न अधिक ठंडी है। पानी व वायु की उपलब्धता है, वायु में जीवन जीने के लिए आवश्यक तत्व ऑक्सीजन की भी उपलब्धता है। इसलिए पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है, संभवतः एकमात्र ऐसा ग्रह है, इसलिए यह अद्भुत ग्रह है। ठीक है, आइए देखते हैं पांचवा प्रश्न। ठीक है, इसके अतिरिक्त मैं बता दूं कि पृथ्वी जो है वो नीला ग्रह भी कहा जाता है उसे, क्योंकि वो पृथ्वी का जो 2/3 हिस्सा है वो जल से ढका हुआ है, जो कि हमने क्लास में नहीं किया था। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ये पांचवा प्रश्न, क्या है? हम हमेशा चंद्रमा के एक भाग को ही क्यों देख पाते हैं? क्यों देख पाते हैं? मैंने बताया था कि जो चंद्रमा का परिक्रमण अर्थात जो अपने अक्ष पर घूर्णन है, अपने अक्ष पर घूर्णन वो कितने समय का है? 27 दिन का। और पृथ्वी का चक्कर कितने दिन में लगाता है? वो भी 27 दिन में लगाता है। इन दोनों वजहों से ही चंद्रमा के एक भाग को देख पाते हैं हम लोग। ठीक है, अब भी कई बच्चों को समझ नहीं आया तो मैं बता दूं कि मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी का घूर्णन कर रहा है। ठीक है, ये क्या है? पृथ्वी। और ये क्या है? चंद्रमा। ये पृथ्वी का घूर्णन कर रहा है। तो देखिए जो ये पॉइंट है, मान लीजिए कि ये पॉइंट है, जब आप देखिए कि ये 27 दिन में घूमकर पॉइंट यहाँ पर कब आएगा? जब पृथ्वी 27 दिन में यहाँ से चक्कर लगाकर यहाँ आएगी, तो ये पॉइंट भी तो 27 दिन में चक्कर लगाकर यहाँ आएगी। तो पृथ्वी के इस भाग से देखने पर हमेशा हमें एक ही हिस्सा दिखाई देगा, क्योंकि वही हमारे सामने होगा।
जब हमेशा चंद्रमा चक्कर लगाकर हमारे सामने आएगा, इस भाग के सामने आएगा, तब हमेशा यही बिंदु इस भाग के सामने होगा। यदि यहाँ चंद्रमा होगा तो चंद्रमा कोई भाग मान लीजिए यहाँ है, तो वो यहाँ से यही भाग हमेशा नजर आएगा। तो हर पृथ्वी के हर स्थान से जो भाग चंद्रमा का नजर आएगा वही हमेशा नजर आएगा, क्योंकि वो 27 दिन में ही लगभग अपना चक्कर लगाएगा और 27 दिन में ही वो अपने अक्ष पर घूम जाएगा, इसलिए वही स्थिति हमेशा प्राप्त होगी। ठीक है। और इसके अतिरिक्त एक चंद्रमा पर जो पहले अंतरिक्ष यात्री गए थे वो कौन थे? वो थे नील आर्मस्ट्रांग। जुलाई 1969 को। ठीक है। पहले तो देखिए ये थे नील आर्मस्ट्रांग जो 20 जुलाई 1969 को गए। इससे पहले ये यूएसए के थे। उससे नील आर्मस्ट्रांग से पहले जो रसिया एक कुतिया को जो अंतरिक्ष में भेज चुका था, उससे पहले, और रशिया की मदद से ही भारत के राकेश शर्मा, ये पहले भारतीय थे। तो राकेश शर्मा पहले भारतीय थे जो कि कहाँ गए थे? अंतरिक्ष में गए थे। किसकी मदद से? रशिया की मदद से। ठीक है। चंद्रमा पर गए। आइए देखते हैं छठा प्रश्न, जिसमें पूछा गया ब्रह्मांड क्या है। तो ब्रह्मांड के बारे में हमने पढ़ा था कि ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड जो है करोड़ों जो आकाश गंगाएं, असंख्य आकाश गंगाओं का समूह था। आकाश गंगा क्या थी? आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों व गैसों का एक प्रणाली थी। तो हम जो शुरुआत करेंगे वो आकाश गंगा की परिभाषा से करेंगे और उसमें ब्रह्मांड को भी शामिल कर लेंगे। ठीक है। हम लिखेंगे करोड़ों तारों, बादलों, गैसों की प्रणाली आकाश गंगा है वो असंख्य आकाश गंगा मिलकर इसका निर्माण कर रही हैं, ब्रह्मांड का निर्माण कर रही हैं। ठीक है। तो ये जो हमारे प्रश्न थे ये हो गए। इसके बाद हमारे पास बचते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या था? किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के रूप में जाना जाता है? देखिए, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के रूप में जाना जाता है? बृहस्पति, शनि, शुक्र। तो हमने पढ़ा था कि शुक्र पृथ्वी की जुड़वा बहन है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी और शुक्र की जो आकृति है वो लगभग समान है। तो आकृति व आकार के आधार पर कैसी पृथ्वी शुक्र के लगभग समान है, इसलिए दोनों जुड़वा बहन है। उसके बाद हम देखेंगे सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है। ऑप्शन दिए गए शुक्र, पृथ्वी। तो हमने पढ़ा ही है कि पृथ्वी से तीसरा कौन सा है? पृथ्वी। सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। तो पृथ्वी के बारे में पढ़ा कि तीसरे नंबर पे, और इसके लिए हमने एक ट्रिक भी सीखी थी। बुध के बाद शुक्र आएगा तो पृथ्वी पर क्या होगा? मंगल होगा। तो ठीक है, पृथ्वी। हम पढ़ते हैं तीसरा प्रश्न। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस पथ में चक्कर लगाते हैं? ठीक है। तो देखिए, वृत्ताकार, आयताकार और दीर्घ वृत्ताकार। हमने पढ़ा था कि जितने भी ग्रह हैं सूर्य के चारों ओर किस पथ पर
जो अपने चक्कर लगाते हैं उनकी कक्षा का जो पथ है वो क्या है, वो है दीर्घ वृत्ताकार। जो दीर्घ वृत्ताकार पथ है इसे हमने क्या कहा था, कक्षा कहा था। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए कि ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है। ठीक है, तो दक्षिण, उत्तर और पूर्व। तो ध्रुव तारा उत्तर दिशा में, उत्तर नॉर्थ में है। तो ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान हो रहा था, उत्तर दिशा का ज्ञान हो रहा था। जो भी रात्रि में यात्रीगण जाते थे या जो भी दूर देशों की यात्राओं पर जाते थे वो ध्रुव तारे से ही रात को अपना दिशा का ज्ञान करते थे, जो कि उत्तर दिशा में हमेशा होता था। अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के मध्य में, किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य में पाया जाता है। ठीक है, क्षुद्र ग्रह किन ग्रह की कक्षाओं में पाया जाता है, तो ये आंतरिक और बाह्य ग्रह की कक्षाओं के बीच में होता है। तो आंतरिक ग्रहों का अंतिम ग्रह कौन सा है, जैसा कि हमने ट्रिक से पढ़ा था, बुध के बाद शुक्र आएगा तो पृथ्वी पर मंगल होगा, तो मंगल है। आखिरी ग्रह कौन सा है, मंगल। और गुरु के होने से शनि का विनाश नेचुरल है, तो उधर स्टार्टिंग हो रही गुरु से, यानी बृहस्पति थे। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में ही क्या है, क्षुद्र ग्रह। उसके बाद रिक्त स्थान वाले प्रश्न हम देखेंगे। ठीक है, लिखा है का, खाली स्थान है, लिखा है का एक समूह, का एक समूह भिन्न आकृतियों का निर्माण करता है, जिसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो हमने आकृतियां या आकारों का निर्माण कौन कर रहे हैं, तारे। तो हम लिखते हैं जैसे तारे विभिन्न समूह में आकृतियां का निर्माण करें, जिन्हें हमने कहा था नक्षत्र मंडल। ठीक है, हमने देखा था जैसे सप्तऋषि मंडल है, अर्शी मेजर है, बिग बियर है, अर्शी मेजर का ही भाग था, अर्शा मेजर का भाग था सप्तऋषि मंडल। फिर देखिए तारों की बहुत बड़ी प्रणाली को रिक्त स्थान कहते हैं। तो तारों की जो प्रणाली है उसे हम क्या कहते हैं, आकाशगंगा। ठीक है, जो असंख्य तारे जो नजर आते हैं, जो एक नदी के रूप में बहते हुए नजर आते हैं, हम क्या कहते हैं, आकाशगंगा। अच्छा, वो उनकी एक प्रणाली है। ग्रहों के पास अपनी खाली स्थान तथा खाली स्थान नहीं होता है। तो ग्रहों के पास क्या नहीं होता है, ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। तो हमने चैप्टर पढ़ लिया था। जिस किसी को भी इसका चैप्टर का पूर्ण व्याख्या से पढ़ना हो वो पिछले वीडियो में इसके जाकर देख सकता है। ठीक है, आपको इसी प्रकार के अन्य वीडियो के लिए लिंक को सब्सक्राइब करें। ठीक है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।